आप सभी का एक बार फिर से कबीर क्लासेस परिवार में स्वागत है। और आज हम देखेंगे कक्षा 12 इतिहास अध्याय 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। इससे पहले अध्याय संख्या 1 के संपूर्ण पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। उन्हें आप नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लें। आज हम अध्याय संख्या 2 को प्रारंभ करेंगे। ये जो वीडियो है ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के अलावा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएस की कर रहे हैं, आईएएस की कर रहे हैं या पटवार, ग्राम सेवक आदि, रेट आदि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अध्याय संख्या 2 है आज हम देखेंगे। इस अध्याय है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, यानी हमारे इतिहास के उन पलों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हम कुछ गर्व महसूस कर सके। जो ये वो समय है जब भारत को गौरवान्वित करने वाले कार्य इस समय किए गए थे, चाहे उस समय अखिल भारतीय राज्य की स्थापना हो या भारत का जो सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में भारत का चहुमुखी विकास हुआ हो, उस काल को हम पढ़ेंगे। इसी कारण इस अध्याय का नाम ही रखा गया स्वर्णिम पृष्ठ, यानी वो भारत का एक सुनहरा काल था और उस काल का आज के इस वीडियो के अंदर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम पहले पार्ट्स के अंदर हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और भारत का जो मौर्य साम्राज्य है बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य है और इसके बारे में हमें जानना बहुत ही अति आवश्यक है। हमारी जानकारी के लिए, पढ़ने के लिए, हम अपने समयों को गौरवान्वित महसूस करने के लिए हर तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के बारे में हम आज देखेंगे। मौर्य साम्राज्य जो कब से कब तक रहा? ईसा पूर्व 323 से 185 ईसा पूर्व। वैसे मैंने पहले भी बताया, आपको बता देना चाहूँगा, जो ईसा मसीह हुए उससे पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद का समय ईसवी सन कहलाता है। तो इन दोनों समय के अंदर आप डिफरेंस ज़रूर कर लें कि जो ईसा का जन्म से पहले का समय, हालांकि उनका जन्म 4 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन 1 ईस्वी से पहले, या हम कह सकते हैं 0 से पहले उसका माना जाता है, उससे पहले का समय ईसा पूर्व है और उससे बाद का समय ईसवी सन के नाम से जम, यानी एनी डोमिनी, जिसे एडी के अंदर हम लिखते हैं। तो इसके अंदर जो मौर्य साम्राज्य उसकी स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास की एक सुदृढ़ धरा अवतरित होती है। वो धरा किस लिए होती है? वो सुदृढ़ धरा हमारी विदेशी राज्यों से कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत होती है। इससे पहले भारत के अंदर जो छोटे छोटे राज्य थे, स्थानीय स्तर के राज्य थे, विदेशों से हमारा कोई लिंक नहीं था, तो वो लिंक की शुरुआत इसी समय से होती है। और भारत का राजनीतिक एकीकरण और भारतवर्ष की वास्तविक संकल्पना दृष्टिगोचर होती है मौर्य साम्राज्य से। पहली बार मौर्य साम्राज्य ने भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकीकरण किया, जिसमें उस समय का अधिकांश भारत शामिल था, जिसकी सीमा पश्चिमी भाग में ईरान से लगाकर हम इधर दक्षिण की तरफ बात करें तो कर्नाटक फैली हुई थी, इधर पश्चिम में हम बात करें तो सौराष्ट्र लगाकर, और इधर पूर्व की बात करें तो पूर्व में मगध जो वर्तमान बिहार है वहाँ तक इसकी फैली हुई थी। इस सारे संपूर्ण अफ़गानिस्तान वगैरह इसकी बहुत ही विशाल साम्राज्य की स्थापना मौर्यों ने की थी। ये इतना विशाल साम्राज्य था जिसके लिए कई सारे लोग मचलते ही रह गए, लेकिन वो उसके लिए प्राप्त नहीं कर सके। ऐसे ही शासकों में कुछ मैं आपको अब बात कह दी तो उदाहरण भी आपको देना चाहूँगा कि जब भारत की इस प्राकृतिक सीमा जो है जिसको प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ तरसते रहे, जिसमें अफ़गानिस्तान और ईरान शामिल था, और मुग़ल सम्राट तो इसे पूरी तरीके से कभी प्राप्त ही नहीं कर सके। अकबर थोड़ा बहुत अफ़गानिस्तान के अंदर सफल हुआ था, बाकी अन्य ने इस क्षेत्र के अंदर कोई प्रगति नहीं की थी। तो वो भारत की हम बात करें जो 2000 से अधिक वर्ष पहले भारत का एक महान सम्राट था, जिसने हमारे देश की एक प्राकृतिक सीमा बनाई थी। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के इतिहास के विषय में हमें जानकारी विभिन्न स्रोतों से, स्रोत ही महत्वपूर्ण है। देखो, स्रोतों के अंदर हमने विस्तृत रूप से पहले अध्याय के अंदर हमने पढ़ा था
जिसमें विभिन्न स्रोतों के पुरातात्विक स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत थे, और उसमें भी अलग अलग विभाजन, क्षेत्रीय, साहित्य, विदेशी जो भी थे उनके बारे में हमने देखा था। तो वैसे ही मौर्य काल की हमें जानकारी कौन कौन करवाता? सबसे महत्वपूर्ण है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्योंकि कौटिल्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण इसका योगदान था। ये राज्य से प्रत्यक्ष रूप से और हर गतिविधियों से संबंधित था। तो इसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ अर्थशास्त्र हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, और इससे भी हमें नंद वंश के विनाश और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जानकारी मिलती है। और इसी ग्रंथ के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल यानी निम्न कुल का कहा गया। इसके अलावा सोमदेव ने कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र ने व्रत कथा मंजरी, इन सब से भी उसके वंश आदि के बारे में जानकारी, उसके राज्य के हर क्षेत्र में जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे दीप वंश, महावंश टीका, ये बौद्ध ग्रंथ है। भद्रबाहु, ये जैन ग्रंथ है। भद्रबाहु का कल्पसूत्र, और अगला है विदेशी यात्री स्ट्रेम्बो, फ्लूटार्क, जस्टिन आदि यूनानी यात्री, और फाइयान, वेनसांग, इसिंग आदि चीनी यात्री। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का पहला अभिलेख ही हमें साक्ष्य मिलता है। और अशोक के विभिन्न अभिलेख जो हम देखेंगे आगे अलग अलग भागों के अंदर हैं। अशोक अभिलेख जैसे शिलालेख है, शिलालेखों में लघु शिलालेख है, स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है। तो इस तरीके के जो महत्वपूर्ण जो लेख प्राप्त हुए हैं उससे हमें इनकी जानकारी मिलती है। और ये सब के सब हमें पुरातात्विक खुदाई से मिले और लिखित साक्ष्य है, इस कारण ये प्रमाणिक है, ऑथेंटिक ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं। तो अब हम देखेंगे इसके जो पहले सम्राट के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यह है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज्य, आपको पहले भी बताया ईसा पूर्व हमेशा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये कम होता जाएगा, माइनस में चलेगा, जबकि ईस्वी सन हमेशा बढ़ता हुआ यानी प्लस के अंदर चलेगा। तो ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये कौटिल्य, सभी इन्हीं के नाम है, ये एक ही व्यक्ति के नाम है, सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को। आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आंसर देना है, और वो प्रश्न है आपके लिए कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी, यानी नंद वंश के संस्थापक कौन थे, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं वीडियो के लास्ट में इसका आंसर दे दूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इसने क्या किया, घनानंद को हरा कर के 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख के साथ रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात के अंदर स्थित है उससे प्राप्त होता है। और मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत के अंदर फैला था। अब देखो, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, और जिस व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है वो कहीं छुपी भी नहीं रह सकती। वैसी ही घटना, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जब भारत के अंदर विदेशी आक्रमण यानी यूनानी आक्रमण बहुत ही वेग से हो रहे थे, उस समय देश की राजनीतिक व्यवस्था और एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। जो पश्चिमोत्तर भारत है वहाँ छोटे छोटे राज्य उदय हो चुके, वहाँ से ही तक्षशिला का एक आचार्य था, यही जो कौटिल्य या चाणक्य, जो भी विष्णुगुप्त कहते हैं ये, तो उसने इस कठिनाई को पहचाना, तो इसने विभिन्न शासकों के पास में ये गया, और जिसमें से प्रमुख था जैसे आम्बी, सच्चीगुप्त, उस समय पश्चिमोत्तर भारत के जो शासक थे, तो उनमें से कोई भी शासक जो इसकी सहायता के लिए यानी यूनानी शासकों से मुकाबला करने को तैयार नहीं हुए, तब ये नंद वंश के शासक घनानंद के पास आया। तो कहा यह जाता है कि घनानंद ने इसकी सलाह नहीं मानी और कहा कि तेरा काम तू कर, हमारे ऊपर संकट आएगा तो हम देख लेंगे। और ऐसा इसको कहा जाता है, इसको कोई भला बुरा का, यानी इसका क्या किया, चाणक्य का अपमान किया। तो इसने उसी समय प्रतिज्ञा धारण कर ली थी, और वो प्रतिज्ञा थी कि मैं जब तक नंदवंश का विनाश नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी शिखा यानी चोटी, ब्राह्मण लोग अपने सिर के ऊपर एक शिखा रखा करते हैं, उस शिखा के अंदर
गांठ दिया करते थे उसको खोल दिया, यानी ब्राह्मण की अगर गांठ खुली है इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि उस ब्राह्मण ने कुछ प्रण किया हुआ है और वो प्रण पूरा होने पर ही बंद। तो ऐसी प्रतिज्ञा लेकर ये चल पड़े। और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो बच्चों के साथ जंगल के अंदर एक खेल था राजकीलम, राजकीलम ये खेल खेल रहा था। तो राजकीलम खेल खेलते हुए जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था और बाकी बच्चे सैनिक बने हुए थे, कुछ मंत्री बने हुए थे, इस तरीके का खेल देखकर ये जो विष्णुगुप्त हैं इससे बहुत ही प्रभावित हुआ। और उसने इसके कहा यह जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के छोटी उम्र में माता पिता मर गए थे, ये अपने मामा के पास रहा करता था। तो विष्णुगुप्त ने इसके मामा से इस चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया और अपने साथ तक्षशिला ले गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर इसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा की, जिसमें सैनिक शिक्षा भी शामिल थी, उसको करके फिर इसने अपनी सेना इकट्ठी करके नंदवंश के शासक इस घनानंद पर आक्रमण करके, और कहा तो यही जाता है कि कौटिल्य की राजनीति से, कौटिल्य के षड्यंत्र से नंदवंश को कमज़ोर कर दिया गया और उस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब देखते हैं आगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में एक प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। यह प्लूटार्क एक यूनानी लेखक है और विभिन्न अन्य लेखकों ने इसके बारे में बातें की है, जिसमें इसके साथ साथ में जो प्लिनी था उसने भी इंडिका के आधार पर काफ़ी सारा विवरण लिखा और जिसने इस मगध राज्य की सीमा सिंधु नदी बताई और कहा यह भी जाता है कि पश्चिम में सौराष्ट्र प्रांत आदि इसके अधिकार के अंदर था, जिसमें महत्वपूर्ण आगे स्ट्रेबो आदि इनके बारे में भी देखेंगे प्रसंगवश। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त कर नंदवंश का उन्मूलन कर, यानी नंदवंश को समाप्त कर सेल्यूकस, ये कौन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या ही उत्तराधिकारी था, पराजित कर संधि के लिए विवश किया, यानी भारत को विदेशी आक्रांताओं से भारत की क्या की, रक्षा की, विवश कर जिस साम्राज्य की स्थापना की उसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक जो श्रवण बेलगोला है वहाँ तक, और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। सौराष्ट्र गुजरात के अंदर है। और 305 ईसा पूर्व मैसिडोनिया का शासक, इसे मकदूनिया कह दो या मैसिडोनिया कह दो, एक ही बात के शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस क्या हुआ, पराजित हुआ। ये कब हुआ था, ये युद्ध की तारीख आ गई 305 ईसा पूर्व, और कहीं अगर आपको 304 से 305 ईसा पूर्व मिले तो वो भी सही है। इस समय दोनों के बीच में युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध के बाद में आखिर उनकी पराजय हुई और चंद्रगुप्त मौर्य इस संघर्ष के अंदर विजित हुए। संधि की शर्तें पढ़ते ही आप जान लोगे कि इसमें किसका पलड़ा भारी रहा था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अपनी पुत्री जो थी उसका नाम था हेलेना। हेलेना का विवाह इसके साथ में कर दिया और दहेज के रूप में 4 प्रांत दिए थे। 4 प्रांत कौन से, एरिया हैं, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरीपेसमिटर। ये कौन से क्षेत्र थे, ये अफगानिस्तान के अंदर स्थित काबुल, कंदार, मकरान और हेरात के ये प्रदेश थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य को ये प्रदेश दिए जो कहा जाता तो दहेज के रूप में। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए प्रतियोगी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत का एक तो पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ में किया था, सेल्यूकस की पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर इसका पूरा, उसकी पुत्री हेलेना के साथ इसने विवाह किया था। और इसमें दहेज का साक्ष्य मिलता है कि इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरोपिसनाइड ये 4 प्रांत उसको दहेज के रूप में प्राप्त हुए थे। जबकि स्ट्रेबो कहता है कि उसको एरियाना प्रदेश इसको विवाह के बाद में उपहार के रूप में मिलता। अब देखो जब इतना उपहार मिला तो ससुर को, हमारे यहाँ भारतीयों में रिवाज है कि सामने से उनका भी कुछ मान सम्मान करता है, जिसे अपनी भाषा में कहते उड़ावनी करना। तो वैसे ही प्लूटार्क इसका वर्णन करता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए, तो वैसे ही उन्होंने हाथी उपहार में दिए। और सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगस्थनीज, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इंडिका का रचिता चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, यानी भारत के अंदर जो भारत और विदेशों के, इसलिए तो
पहला पॉइंट यही आया कि भारत के विदेशों के साथ में राजनीतिक संबंध, जो वर्तमान समय के अंदर विभिन्न देशों के अंदर एक देश दूसरे देश में अपने राजदूत रखता है, वैसे ही यहाँ भी राजदूत रखा करते थे, जिसने इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी हमें तमिल ग्रंथ अहनामुरु और मुर्नानूरू से प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें अशोक के अभिलेख उनसे भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे चंद्रगुप्त एक, ये उसका मूल्यांकन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल योद्धा था, यानी हर युद्ध वो विजय हुआ, उसने कोई किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। अच्छा सेनानायक था तथा महान विजेता ही नहीं वरन योग्य शासक भी था। इस कारण तो उसको एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने अपने मुख्यमंत्री कौटिल्य की सहायता से, मुख्यमंत्री को यहाँ से प्रधानमंत्री आए तो भी यही था, की सहायता से ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण किया जो उस समय के अनुकूल थी। और अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य, अब इस समय क्या हो गया, मगध में भयंकर अकाल पड़ गया था, तो इस कारण ये जो जैन मुनि थे भद्रबाहु, ये दक्षिणी भारत की ओर चले गए, तो इनके साथ ये भी चला गया और वहाँ जाकर के जैन धर्म की दीक्षा लेकर के श्रवण बेलगोला, जो मैसूर कर्नाटक के अंदर स्थित, वहाँ चंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा, यानी जैन धर्म के अंदर जो सलेखना पद्धति होती है, उस सलेखना पद्धति द्वारा अपना शरीर इसने त्याग कर दिया। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी शासकों के अंदर देखेंगे वो जीते जी गद्दी किसी को नहीं सौंपते। ऐसे कुछ एक उदाहरण है, जिसमें से एक उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र को अपनी राजगद्दी सौंप दी थी। ये अगला इसका पुत्र देखेंगे, और जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी है मौर्य वंश का दूसरा शासक है बिंदुसार। कैसा है बिंदुसार? 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व में ये शासक रहा था। अब सबसे पहले हम थोड़ा इसको आपको इसके नाम के बारे में भी कह देते कि इसका बिंदुसार नाम क्यों कहा यह जाता था कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, उस समय देखो शासकों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होती थी, बाद में मुगल काल में आप देखोगे या तो किसी को विष दे दिया जाता था या इसी प्रकार के ऐसे विषैले कपड़े पहनाए जाते थे जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। तो उस समय कौटिल्य को ये शंका थी कि कुछ विष कन्याएं हैं जो इसको क्या करेगी, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर जहर फैलाएगी और इसकी मृत्यु, यानी इसको मारना चाहते हैं विद्रोही। तो इसी कारण धीमा जहर वो रोजाना दूध के अंदर मिला करके चंद्रगुप्त मौर्य को दिया करता था। और एक दिन भूल वंश वो दूध बिंदुसार की माँ ने पी लिया, और जब वो तो विष था, तो विष का पता, ये बात जब पता चली कौटिल्य को, तो उसने तुरंत ही वमन विरेचन करवाया, लेकिन तब तक अपना वो कार्य कर चुका था। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की यानी बिंदुसार की वो माँ गर्भवती थी, बिंदुसार उसके पेट में था। तो उस समय इसकी बिंदुसार की माँ को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन शल्य क्रिया करके बिंदुसार को बचा लिया गया। तो ये भारत का जो सीजेरियन सम्राट कह सकते हो, ये पहला सीजेरियन सम्राट था बिंदुसार। और उस जहर के कारण इसके शरीर पे जगह जगह बिंदु हो गए थे, इसी कारण कहते हैं कि इसका नाम बिंदुसार रखा गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, जिससे यूनानी लेखक अमित्रोचेड्रस कहते हैं, कहीं अमित्रोकैटे भी मिलता है, ये अलग अलग जगह लिखा मिलता है, तो आप उससे ज़्यादा भ्रमित न हो। जिसका देखो संस्कृत में अनुवाद होता अमित्रघात या अमित्रखात, और जिसको क्या कहेंगे, जिसका अर्थ है शत्रुओं का वध करने वाला। स्ट्रेबो बिंदुसार को अलिट्रोकेडस कहता है, और फ्लेट ने बिंदुसार को अमित्रघात कहा। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी उसमें कोई भी कमी नहीं आने दी गई, उस राज्य को सही सलामत चलाया। दिव्यावदान, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, में बिंदुसार के समय में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इन विद्रोहों का दमन करने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने पुत्र अशोक और फिर सुसीम को भेजा था। इसमें कहा जाता कई जगह सुसीम उसका सबसे बड़ा पुत्र था। स्ट्रेबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में एक डाइमैक्स नामक राजदूत भेजा था। तो जो राजदूत यानी जो राजनयिक संबंध चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रारंभ हुए थे, वो उसके पुत्र बिंदुसार के समय में भी जारी रहे। और बिंदुसार ने
एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इसे। मदिरा यानी शराब, सूखे अंजीर, ये जो खाने के जो सूखे मेवे, उस मेवों के अंदर आता सूखे अंजीर, और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो बिंदुसार के समय, तो इसमें देखो एंटियोकस प्रथम ने मदिरा और सूखे अंजीर भेजवा दिए। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय भारत में शराब का सेवन नहीं होता था। और जबकि दार्शनिक भेजने की उसकी प्रार्थना के लिए कैलवा भेजा कि यूनानी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए हम आपके यहाँ दार्शनिक नहीं भेज सकते, लेकिन बाकी 2 वस्तुएं भेज दी। और बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा था टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डायोनिसस नामक एक राजदूत को भेजा था। इन दोनों को महत्वपूर्ण है, इन्हें आप याद रखें। अब देखेंगे इस वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक और सबसे प्रसिद्ध शासक कह सकते हैं, जिसको वर्तमान समय में भी उतना ही याद किया जाता है जितना उस समय उसकी ख्याति थी। तो ये है अशोक, जो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और करीब 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि इसके लिए अलग अलग बातें हमें देखने को मिलती हैं, कुछ ग्रंथों में कुछ कहा गया है, और लेकिन इतना ज़रूर है कि ये संघर्ष बहुत लंबे समय तक चला था। और उसमें ये कहा जाता है कि अशोक ने अपने जो बड़े भाई थे सुसीम की हत्या करके ये सिंहासन प्राप्त किया था। हालांकि इसके लिए काफ़ी सारे ऐसे प्रमाण भी हैं जिन पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते, जैसे महापा वंश 11 भाइयों की हत्या कर बात करता है, जबकि एक और बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश, इसमें 99 भाइयों की हत्या की बात करता, जो कि एक और ही कल्पना ही प्रतिष्ठित होती हैं। हालांकि उसके अशोक के जो 5वां शिलालेख है या 5वां अभिलेख है, उस अभिलेख के अंदर उसके जीवित भाइयों के परिवारों का उल्लेख भी मिलता है। इससे ये पता चलता है कि उसने अपने भाइयों की इतनी है। हालांकि हो सकता है थोड़ा बहुत संघर्ष हुआ हो, जिसमें जो तिब्बत के लामा तारानाथ थे वो उसके सब भाइयों की हत्या की बात करते हैं। वैसे ही फाइयान, वेनसांग और इसिंग भी अशोक द्वारा सुसीम की हत्या की बात करते हैं। तो ये सिंहासन पर बैठ चुका था। और अभिलेखों के अंदर अशोक को देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी एवं राजा की एवं कैसी उपाधि थी, इसको राजा की उपाधि से संबोधित किया गया। सर्वप्रथम जो मांस की अभिलेख है, मांस की अभिलेख के अंदर अशोक नाम मिलता है। ये आप ध्यान रखें, कौन सा अभिलेख है, सर्वप्रथम मांस की को या मस की अभिलेख है, उस अभिलेख के अंदर अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा गुर्जरा लेख है, इस गुर्जरा लेख के अंदर भी अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक प्राप्त। इसके अलावा कुछ और भी अभिलेख हैं, जैसे उदय गोलम, निष्ठुर है, उनमें भी अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। यानी बाकी में उसका अन्य नाम है, उसकी उपाधि का वर्णन है, जबकि इसका जो वास्तविक नाम है ये इन ही अभिलेखों में प्राप्त होता है। अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर और खोतान क्षेत्र के अनेक भागों को विजित किया और मौर्य साम्राज्य के अंदर मिला। यानी मौर्य साम्राज्य का जो उत्तर भारत के अंदर या कह सकते हैं पश्चिमोत्तर भारत के अंदर इन्होंने विस्तार किया था। अशोक के प्राप्त सभी अभिलेखों से स्पष्ट हो गया कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम की सीमा प्रांत यानी अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, अब इनका साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक पहुंच चुका था, पश्चिम में काठियावाड़, पूर्व के अंदर बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। कल्हण, जो कि कश्मीर के एक लेखक थे, उनकी राज तरंगिनी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में विस्तृता नदी के किनारे श्रीनगर नामक एक नगर की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने नेपाल के अंदर भी ललित पाटन नामक नगर की स्थापना की। ये 2 नगर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन नगरों को आप जरूर याद रखें। एक तो श्रीनगर जो कि कश्मीर के अंदर, दूसरा ललित पटनम नगर जो कहाँ पर है, नेपाल के अंदर स्थित है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपनी नीतियों के माध्यम से नई दिशा दी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपनी नीतियों के माध्यम से नई दिशा प्रदान की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह अत्यधिक व्यापक दृष्टि से युक्त व्यक्तित्व था
उसने तत्कालीन समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। इसी खूबी के कारण अशोक को आज दिन तक याद किया जाता। उसका धम मतलब कोई उसका सिद्धांत था, उसका अपना धम कोई धर्म नहीं था, या जो जैसा कि माना जाता कि बौद्ध धर्म वह नहीं था। धम तो एक आचारों की संहिता थी, जो हम आगे देखेंगे। और अन्य नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक जितनी तत्कालीन समय के अंदर थी। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनता है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते, वे सार्वजनिक यानी सबके लिए, सार्वभौमिक यानी सभी जगह, सभी पूरे संसार के अंदर, और सार्वयुगीन सभी युगों के अंदर उतनी ही उपयोगी है। चाहे वो प्राचीन युग होगा, मध्य युग होगा, या वर्तमान युग, या आने वाला युग, यानी भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही कालों के अंदर इसकी नीतियाँ वो उतनी ही प्रासंगिक है, जो एक अकेले राष्ट्र की धरोहर नहीं हो सकती। यानी हम ऐसा कहें कि हमारे राष्ट्र भारत की सारी नहीं, उन्होंने अपनी संहिता पूरे संसार के लिए, विश्व भर के लिए दी थी। इसी कारण ये संपूर्ण विश्व की धरोहर है, और ऐसी नीतियों के प्रवर्तक के रूप में अशोक को हम महान कहते हैं। और ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि अशोक को एक महान शासक क्यों कहा जाता है। तो अशोक ने पितृत्व का सिद्धांत दिया। पितृत्व मतलब उसने अपनी प्रजा को अपनी संतान माना। तो एक पिता अपने संतान की किस तरीके से ध्यान रखना है, कैसा केयर टेकर रखता है, वैसे ही केयर टेकर का सिद्धांत इन्होंने दिया, तथा लोक कल्याण को अपने राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया। ऐसा पहला शासक है जिसने लोक कल्याण को अपने राज्य का प्रमुख उद्देश्य रखा और जनता की हर प्रकार से सहायता की थी। कौटिल्य ने लोक कल्याण के आदर्श को आत्मसात किया। वृक्षारोपण, कृषि, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण जिसमें कुएं, सराय आदि के कार्य करवाए। इनसे रोजगार में सुधार हुआ, लोगों को सुविधाएं हुई, राज्य के धन का पुनर्वितरण हुआ, और इससे आर्थिक रूप से भी ढांचा यानी आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में भी व्यापक सुधार हुआ, और राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया। और आज भी ये प्रासंगिक, यानी वर्तमान के जो शासक है, जो राजसत्ता है, इस टाइप से अगर कार्य करें तो क्या होगा, वो देश उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। अशोक ने वो मर्म समझा जिसमें उसने देखा कि जनता को शिक्षित, जनता को समृद्ध किया जाए तो राज्य भी क्या हो जाएगा, समृद्ध, और वैसा ही कार्य करने वाला आगे हम देखेंगे। एक और शासक था हर्षवर्धन। तो इन दोनों की नीतियाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जन कल्याण पर आधारित हैं। अशोक ने धर्म का प्रतिपादन करके राजा, प्रजा एवं नौकरशाही हेतु एक संविधा तैयार की, यानी संविधान बनाया या कानूनों की संहिता बनाई। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकता एवं विश्वास को बढ़ावा दिया। इससे अंत संबंधों में प्रगाढ़ता आई, यानी मजबूती हुई, और इससे भी क्या हुआ, प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व जैसी भावनाओं का जो फैलाव है समाज, देश और राष्ट्र में हुआ था। उसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण करना था। अशोक एकमात्र ऐतिहासिक शासक हुए जिसने प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क किया था। ऐसा उदाहरण हमने इससे पहले नहीं देखा था। इस हेतु अशोक ने धम्म यात्राएं की और प्रतिवेदकों आदि अधिकारियों की नियुक्ति की। तो अशोक से पहले, और अशोक भी करता था, इससे पहले वो कैसी जो यात्राएं करता था, शिकार पर जाता था, तो उसकी जगह उसने अब धम्म यात्राएं प्रारंभ की, यानी शिकार की जगह अब धार्मिक क्षेत्रों की यात्राएं उसने प्रारंभ कर दी, और बहरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना उद्देश्य बनाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे भौतिक संस्कृति के प्रचार के लिए और शांतिपूर्ण सहस्तित्व, यही उसके इसको महान बनाती है। जो शांतिपूर्ण सहस्तित्व की नीति समाज के कमज़ोर वर्गों को भी गतिशीलता प्रदान दी। देखो, सबसे ज़्यादा किसी भी शासक या राजसत्ता का ध्यान कमज़ोर वर्गों पर होना चाहिए। अगर उन वर्गों को मजबूती देंगे, उनको कार्य देंगे, उनको रोजगार देंगे, तो इससे क्या होगा, देश की आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। कृषि भूमि का विस्तार किया, युद्ध बंदियों को वनों और खानों में लगा दिया, जिससे क्या हुआ, राज्य की आय में बढ़ोतरी हुई, उन्हें भी रोजगार मिला, और एक अर्थव्यवस्था के अंदर गतिशीलता आई। वे एकमात्र ऐसे शासक हुए जिन्होंने प्रजा के आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान के साथ साथ उत्पादन शक्तियों की तरफ ध्यान दिया। इसी कारण ये महान है। ऐसा किसी ने भी अब तक प्रजा की आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान का कार्य नहीं किया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि प्रजा को वो आध्यात्मिक तरीके से, नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ बनाए,
और प्रजा आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ होगी तो राज्य में अपराध कम होंगे, राज्य में अन्य तरीके की जो दुर्व्यसन है वो प्रवृत्तियाँ कम होगी। तो उससे क्या होगा, राज्य को अपने संसाधन उन लोगों की तरफ न लगा करके राज्य के विकास के अंदर लगाने का अवसर प्राप्त होगा। अशोक ने ग्रामीण विकास को अपना उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे पहले शासक इस ओर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अशोक ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दिया और इस पर अधिक ध्यान दिया, इसको अपना मुख्य उद्देश्य। अशोक ने साम्राज्य में 84,000 जो स्तूप है, बौद्ध स्तूप, स्तूप क्या होता है, राख का ढेरा पिरामिड नुमा जो बनाया जाता था, उसका निर्माण करवाया था। अशोक ने राजस्व का पुनर्वितरण सार्वजनिक हित और लोकारंजन या लोगों की भलाई के कार्यों में लगाया तथा अर्थव्यवस्था को क्या दी, तीव्रता और गति दी थी। देखो राजस्व का हमेशा जो पुनर्वितरण होगा, तो देखो जो राजस्व है वही आगे नए राजस्व को उत्पन्न, यानी जो रुपया है वही रुपये को बनाता है। अगर वो एक जगह पड़ा रहेगा तो उससे क्या होगा, कुछ भी जो बनने वाला नहीं है और आर्थिक चक्र है वो भी मजबूत नहीं होगा। तो इससे आर्थिक चक्र भी मजबूत होता है। वर्तमान में सरकारें जो कर रही है वो क्या कर रही है, गरीबों के लिए खूब सारी जो योजनाएं बनाती, लेकिन ये नहीं बनाती कि उनको रोजगार में सक्षम बनाया जाए। तो इस तरीके की जो कार्य वो अशोक ने प्रदान किया था और इस कारण उसने बंदियों को भी खानों आदि कार्यों में लगा दिया ताकि बंदियों का जो भार है वो सरकार पर नहीं पड़े और उससे सरकार को क्या हो, आय की प्राप्ति हो और वो बंदी सज़ा प्राप्त करके जब घर जाएंगे तो उन्हें भी रोजगार में प्रशिक्षित हो जाएंगे, वो अपना कार्य भी कर पाएंगे। इन कार्यों के फलस्वरूप आम जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई और जब क्रय शक्ति के अंदर वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, राज्य की आर्थिक प्रगति होगी। अशोक ने वैदेशिक नीति यानी विदेशी नीति को समसामयिक यानी तत्कालीन समय के अनुसार बनाया और तत्कालीन सम्राटों के साथ में कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। इस कारण किसी भी विदेशी शासक की हिम्मत नहीं हुई कि उसने भारत पर आक्रमण करें और उच्च स्तरीय धम्म आयोग भेजे, यानी विदेशों के अंदर इनके धम्म आयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार किया था, जिससे अंत संबंधों की स्थापना हुई और अशोक ने संपूर्ण विश्व को धार्मिक सहिष्णुता का एक जो पाठ है वो पढ़ाया और सभी धर्मों का समान महत्व और आदर प्रदान करने को कहा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और जनता पर धर्म को उन्होंने बलात् यानी बलपूर्वक नहीं थोपा। एक धर्म, एक भाषा और प्राय एक लिपि का अनुसरण करके संपूर्ण भारतवर्ष का भी एकीकरण करने का कार्य किया। जो कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने राजनीतिक रूप से भारत का एकीकरण किया, वैसे अशोक ने राजनीतिक दृष्टि से तो उससे ज़्यादा साम्राज्य बढ़ाया, लेकिन इसके अलावा एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि का अनुसरण करके भी संपूर्ण भारत के लोगों को एक करने का कार्य किया था, जिससे लोगों के अंदर की अगर भावनाएं एक होगी तो कोई भी राष्ट्र मजबूत इकाई के रूप में बना रहेगा। समान नागरिक संहिता, दंड संहिता का क्रियान्वयन कर सामाजिक न्याय और कानून के शासन की स्थापना की। कोई भी व्यक्ति हो वो कानून के जो वर्तमान समय की व्यवस्था वो वैसे ही है कि नागरिक समान समझे जाएंगे। दंड संहिता भी समान सबके लिए होगी। विभिन्न वर्गों, धर्मों के बीच में सौहार्दपूर्वक संबंध स्थापित किए, जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था तथा राज्य की प्रगति हेतु क्या थे, नितांत यानी बहुत ही अति आवश्यक है। तो इस तरीके की जो नीतियाँ अपनाकर जो कार्य किए वो वर्तमान समय के शासकों के लिए भी अपेक्षित थे कि वो भी ऐसा ही कार्य करें ताकि जनता और देश सबका विकास हो। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर। कलिंग कहाँ पर है? वर्तमान जो उड़ीसा राज्य है, उस उड़ीसा राज्य में समुद्री तट पर स्थित उस समय का राज्य था। हाथी गुफा अभिलेख जो किसका है? खारवेल का, से प्रकट होता कि संवत कलिंग पर नंदराज नाम का एक राजा उस समय शासन किया करता था और उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। अशोक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था और कलिंग हाथियों, जिसका वर्णन कौन करता है? कौटिल्य। कौटिल्य वर्णन करता है कि कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, तथा व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसका वर्णन कौन करता है? प्लिनी करता है। प्लिनी कहता है कि कलिंग व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था, जिस कारण अशोक ने क्या किया? वहाँ आक्रमण किया। समुद्र किनारे स्थित होने के कारण विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व था। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए
और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। यानी बहुत ही भीषण नरसंहार हुआ और इस नरसंहार से अशोक का मन क्या हो गया, द्रवित हो गया और उसने भविष्य में युद्ध की नीति को त्याग देने की घोषणा की। और अशोक ने भैरी घोष की जगह धमघोष। भैरी घोष कब होता है? युद्ध के समय जो उद्घोष किया जाता है जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उसकी जगह उसने अब धम घोष की नीति अपनाई, धम यात्राएं प्रारंभ की थी। तो इस तरीके से ये युद्ध अशोक को बदलने वाला रहा। और देखो, कोई भी व्यक्ति के अंदर अच्छे और बुरे दोनों ही जो पॉइंट्स या कहते हैं बीज रूप में गुण छुपे हुए होते हैं और उन गुणों को किस समय क्या उभार मिलता, वो अशोक उसका उदाहरण है। इससे पहले अशोक अपने भाइयों की हत्या करके शासक, हर किसी के खून का प्यासा था, वो किसी की भी व्यक्ति को परेशान करके उसमें इसको बहुत ही मज़ा आया करता था, खुश हुआ करता था। लेकिन उसे जब इस युद्ध के अंदर सभी उसकी जय जयकार कर रहे थे, महाराज अशोक की विजय हुई, तभी उसी समय एक बौद्ध भिक्षु ने कहा महाराज अशोक की पराजय हुई। और उनको इस तरीके से कहा कि वो बदल गए। और बदलने से क्या हुआ, फिर आगे राजनीति के अंदर पहली बार हुआ जब राजनीति में अहिंसा का प्रयोग हुआ। हालांकि ये आने वाले समय के लिए सफल नहीं रहा। तो अब देखेंगे अशोक के बाद। तो अशोक के बाद कौन शासक बने, उसके उत्तराधिकारी जालोक बने। कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन आदि शासकों ने शासक किया। और बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व, कहीं 185 ईसा पूर्व भी आपको मिल सकता है, की हत्या कर नए शुंगवन साम्राज्य की नींव रखी और मौर्य साम्राज्य इसी के साथ क्या हो गया, समाप्त हो गया था। तो ये सारी बातें हमने इसके अंतर्गत देखी थी शासन। अब है इसका नेक्स्ट जो हम देखेंगे, अब हम देखेंगे अशोक का धम। अशोक का धम क्या था और उसके अशोक के धम के प्रमुख सिद्धांत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहला ये सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब ही इतना ही होता है कि अपने विचारों को दूसरों के ऊपर नहीं थोपना, यानी दूसरों के विचारों को भी महत्व देना। अपन ही सही नहीं है, दूसरा व्यक्ति भी क्या हो सकता है, उसकी जगह सही हो। तो इसी कारण अशोक ने जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता, विभिन्न विचारों, धर्मों और आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता, ताकि एक दूसरे के बीच में विद्वेष नहीं हो, विरोध नहीं हो और सभी प्रेम पूर्वक और भाईचारे से, सौहार्द से रह सकें। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है मन, वचन और कर्म से किसी की प्रति हिंसा नहीं करना। यही नहीं कि हम किसी को कष्ट, शारीरिक कष्ट पहुंचे, ये नहीं, मानसिक कष्ट भी महत्वपूर्ण होता है। और मानसिक भी नहीं तो हमारे मन के अंदर भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। तो वो है सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। जो हमारी प्राचीन जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके अंदर ये हमारे प्रारंभ से ही हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण से सिद्धांत रहे। अगला है आडंबरहीनता। आडंबरहीनता क्या होता है? बाहरी दिखावा, जो तड़क भड़क होती है वो नहीं होना चाहिए। तो अशोक ने धर्मानुष्ठान और बलि चढ़ाने को अर्थहीन का, यानी इसका कोई मतलब नहीं होता, जिसमें बेजुबान जानवरों को बलि पर चढ़ा दिया जाता था और महत्वपूर्ण जो सामग्री है उसको यज्ञ के अंदर, अग्नि के अंदर स्व कर दी जाती थी। और उसके अलावा उनका इसको जब लोगों के अंदर उसकी उपयोगिता बताई उसमें बांट दिया जाए, ताकि क्या हो, किसी का पेट भरे। लोक कल्याण, ये इनके दृष्टि का बहुत ही महत्वपूर्ण था। लोक कल्याण के लिए यानी जनता का भला के लिए उन्होंने वृक्षारोपण करवाया। अब देखो, वृक्षारोपण से विभिन्न रास्तों के किनारों पर करवाया, ये सभी सड़कों के किनारे कुएं, सराय, जिनसे क्या वृक्षारोपण से यात्रियों को छाया मिली, लोगों को रोजगार मिला। कुओं से भी लोगों की, और सरायों में क्या होते थे, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते समय विश्राम किया करते थे। इससे राज्य की क्या हुई, आर्थिक प्रगति भी सुदृढ़ हुई थी। अगला देखेंगे हम श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। हमारी जो नैतिक है, व्यक्ति का जो नैतिक जो विकास है, यानी उसका दिमाग है, उसके अंदर भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण होगा, सदाचार के ऊपर चलेगा, सत्यवादिता बोले यानी सत्य बोलने पर बल दिया। अब उसका धम क्या था, उसके अंदर हम बनेंगे। ये धम की परिभाषा है। अशोक का धम क्या था? विभिन्न वर्गों, जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने और अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उन्हें अभिलेखों के अंदर क्या कहा गया, धम। धम के सिद्धांत हर, अब देखो, धम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था या एक धर्म के लिए नहीं था। धम का सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य थे।
अशोक के अभिलेखों में उस समय व्यापक नीति अर्थात धर्म का उल्लेख किया गया, जो सामान्य व्यवहार को एक नए ढांचे में ढालने के लिए आवश्यक था, जो उस समय की सामाजिक ताने बाने को एक बलशाली बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, ताकि जो ऊपर हमने नियम पढ़े उन नियमों के आधार पर समाज के अंदर सौहार्द कायम रखा जाए और व्यक्ति का बहुमुखी विकास किया जाए। ये सारी बातें इसके अंतर्गत रखी गई थी। धर्म के बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सर्वाधिक बल सहिष्णुता पर, जिसको मैंने पहले भी इस पर, यही महत्वपूर्ण है। अगर सहिष्णुता आएगी, आजकल वर्तमान समय में आप असहिष्णुता का जो बार बार उसका उल्लेख आप विभिन्न समाचार पत्रों आदि में देखते, वही होता है कि हर व्यक्ति अपने विचार दूसरों के ऊपर थोपना चाहता है, दूसरों का नहीं। हम जितने सही है उतना दूसरा व्यक्ति भी सही हो सकता है, तो क्या करें, हम अगर एक दूसरे की बातों को अगर सम्मान दें तो वही सहिष्णुता है। प्रथम समय व्यक्तियों की सहिष्णुता, द्वितीय विभिन्न विचारों की, विश्वासों की, धर्म और भाषाओं की सहिष्णुता। तो इन सभी बातों से जो उल्लेख यहाँ पर आया, उनसे क्या होगा, समाज के अंदर जो विरोध है वो बातें नहीं होगी। अशोक ने 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख और दूसरे लघु शिलालेख में इस सहिष्णुता का उल्लेख किया है, जिसमें माता पिता की सेवा, गुरुओं का आदर, ये भी सहिष्णुता है, दासों के साथ उचित व्यवहार, धर्मसार की वृद्धि, वाक सम यानी बोलने, अपनी वाणी के ऊपर स्वयं होना थी, समवाय आदि पर बल दिया। तो इन सब से क्या होगा, एक अच्छा समाज बनेगा, और जब एक अच्छा समाज बनेगा तो एक अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण होगा। और इन सब से राज्य को क्या फ़ायदा होगा, और तो राज्य को अपना जो ताकत है, जो संसाधन है, जो समाज के अंदर जो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कैसी जो व्यवस्था के अंदर, देश के अंदर जो राज्य को अपने संसाधन अपराधियों आदि की रोकथाम आदि में लगाने पड़ रहे हैं, वो संसाधन जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए लगाए जा सके। धर्म का दूसरा बुनियाद अहिंसा का था, जिसके अंदर अहिंसा मतलब क्या है, युद्ध और हिंसा द्वारा विजय की प्राप्ति का त्याग और जीव हत्या का क्या करना था, विरोध करना था। अहिंसा के बारे में से आपको पहले भी बताया कि यानी जो युद्ध यानी किसी प्रकार की हिंसा नहीं, यहाँ इन्होंने राजनीति के अंदर जो युद्ध प्रयोग करते उसकी जगह युद्ध और हिंसा जो प्रयोग कर रहे थे, उस नीति को इन्होंने छोड़ दिया, और साथ साथ में जो जीव हत्या करते थे उसका भी विरोध। इसके लिए कई सारे, जैसे इसका प्रथम और जो 11वां शिलालेख, प्रथम शिलालेख में इन्होंने पशु बलि का निषेध किया है, 11वां शिलालेख और 5वें जो स्तंभ लेख, इन सब में भी इन्होंने जीव हत्या का क्या किया है, विरोध किया है। तो इस तरीके से अशोक ने अपने को एक तरीके से पूरी तरीके से बदल दिया था, और यही मुख्य गुण होता है शासकों का, जो क्या होता है, जो अपने व्यक्तित्व और वास्तविक गुण की पहचान होती है। अगली देखेंगे जन कल्याणकारी अवधारणा, जो अशोक की बहुत ही महत्वपूर्ण थी। धर्म नीति में ऐसे कार्य भी शामिल थे जो आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित थे, जो उसके 7वें और दूसरे शिलालेख के अंदर लिखित है। तो इन दोनों ही शिलालेखों के अंदर उसके जन कल्याण से संबंधित कार्यों का उल्लेख है। तो आप याद रख लेना, 7वें और दूसरे शिलालेख में सप्ताह के अंदर 7 दिन, 7 और 2 9 होते। तो 9 के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनता के कल्याण से संबंधित कार्य, जिससे वृक्षारोपण करना, सराय, सड़कें, सिंचाई और कुओं आदि का निर्माण की व्यवस्था इन्होंने करवाई, और इनके बारे में मैं पूर्व भी आगे वर्णन कर चुका हूँ। अशोक ने अपने 90वें शिलालेख में, इसलिए मैंने कहा कि 7, 2 और 9 ये तीनों आप याद रखना ना, तीनों के अंदर अशोक की जो जन कल्याण की नीति है वो अवधारणा दी गई है। अंधविश्वासों के फलस्वरूप उसने निरर्थक अनुष्ठान यानी जिनका कोई महत्व नहीं है और यज्ञ होते थे, ऐसे बाहरी आडंबरों की उन्होंने निंदा की है। जो आडंबर हिंदा की थी उन्होंने इसमें इसकी निंदा की है। प्रथम स्तंभ लेख में धर्म नीति, धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म यात्रा, धर्म मंगल और धर्मदान और शुश्रूषा आदि, शुश्रूषा यानी जो दूसरों की सेवा आदि करते उनकी व्यवस्था की थी। तो इस तरीके से अशोक ने अपने जो सिद्धांतों के अंदर बहुत सारा बदलाव करके जो अपनी नीति है उसके द्वारा लोगों के भी नैतिक उत्थान का कार्य किया था। अशोक दूसरे स्तंभ लेख में धर्म की परिभाषा बताते हुए कहता है, कौन से स्तंभ लेख में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक ने कौन से स्तंभ में धर्म की परिभाषा दी थी, ये होता है दूसरा स्तंभ, जिसमें कहा था अपाशिष ने बहु कयाते दया दाने सच्चे सोचे माधवे साधवेच्छ, अर्थात इसका अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है। तो पापों से प्रत्येक व्यक्ति दूर रहने का कार्य करेगा, यानी वो सद कार्य करेगा। सद कार्य करेगा तो देश के अंदर, राज्य के अंदर, समाज के अंदर अत्याचार नहीं होंगे। कल्याणकारी कार्य करे, दया रखे जो व्यक्ति का सबसे बड़ा भूषण है, दान दे, सत्य यानी सही बोले, झूठ नहीं बोले,
पवित्रता रखे, अच्छा आचरण करते, मृदुता यानी वाणी के अंदर कोमलता और मिठास हो का अवलंबन करे। तीसरे स्तंभ लेख में वो प्रचंडता यानी जो भयंकरता, वे जो निष्ठुरता, ये व्यक्ति की जो क्रूरता करता है, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, यानी ये सब के सब क्या है, व्यक्ति के दुर्गुण है। इन दुर्गुणों का निषेध करता है, इनसे व्यक्ति को बचने का कहता है और इसके लिए व्यक्ति को सलाह देता आत्म निरीक्षण करे, यानी क्या करे, निजति। निजति का मतलब होता है व्यक्ति अपना आत्म निरीक्षण करे, क्या वो कार्य कर रहा है वो सही है, क्या जो व्यवहार दूसरों के साथ कर रहा है। एक बात इसके लिए ध्यान, जो व्यक्ति अगर ये मान ले और इसका आत्म निरीक्षण का मतलब ये समझ लें कि जो मैं अपने साथ पसंद नहीं करता वो व्यवहार मैं दूसरों के साथ क्यों करूं, तो व्यक्ति अपने आप संसार के अंदर जो शांति छा जाएगी और वही कार्य करना चाहते थे सम्राट अशोक। और सबके साथ क्या हो, श्रेष्ठ व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, और सभी व्यक्ति ऐसा अच्छे व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, अच्छे ही राज्य का और समाज का निर्माण होगा। अब देखेंगे अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म की बात करेंगे हम। इसके धर्म के बारे में काफ़ी सारा कहा गया है कि उसका धर्म क्या था। तो अशोक ना जो धर्म था वो वैसे भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व शिव था, यानी शिव का उपासक था, जिसका प्रमाण भी राज तरंगिणी देती है। तो अशोक के धर्म को जो फ्लीट है, फ्लीट ने राज धर्म यानी राजा का धर्म माना, जबकि राधा कुमुद मुखर्जी ने सार्वभौम धर्म, बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, सार्वभौम धर्म यानी जो सबके लिए, जिसको किसी सीमाओं में नहीं बांधा जा सका, जबकि भंडारकर ने इसे उपासक बौद्ध धर्म कहा है, जिसका वर्णन भी अशोक ने जो अपने अभिषेक के जो 18वें वर्ष में जो लंका के राजा के साथ में अपना संदेश भेजा था, उस संदेश के अंदर उसने कहा भी है कि शाक्य पुत्र गौतम बुद्ध के धर्म का मैं एक साधारण उपासक बन गया हूँ। इसी आधार पर जो भंडारकर महोदय ने उसको उपासक बौद्ध धर्म कहा। यद्यपि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध था, लेकिन वो जो उसका धर्म था वो धर्म उसका बौद्ध धर्म नहीं था, वो अलग था, वो सर्व के लिए था। महावंश और दीपवंश के अनुसार अशोक ने मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध सभा बुलाई और मोगलीपुत्र तीस की सहायता से संघ में एकता और अनुशासन रखने का प्रयास किया। इससे उसके बौद्ध होने की पुष्टि होती। काफ़ी सारे इसके अलावा भी और भी हमने कह सकते, जैसे उसने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। इस संगति के बाद में बौद्ध धर्म के प्रचारकों को विदेशों में भेजा था। भाब्रू लेख में वो बुद्ध और धम्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट करता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म महापात्रों आदि को जो भी आदेश देता है, मास्की अभिलेख, उसमें भी अशोक संवय को बुद्ध शाक्य कहता है और भगवान बुद्ध के लिए भगवान जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। अहोरा अभिलेख में बुद्ध के अवशेषों पर स्मारक बनाने की बात करता है। ये सारी की सारी बातें उससे बौद्ध सिद्ध करती है, लेकिन उसका जो धर्म है वो अलग था। क्यों अलग, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म के 4 राजसी सत्य और अष्टांगिक मार्ग में विश्वास नहीं किया, और अशोक बौद्ध धर्म का जो निर्वाण है उस निर्वाण के बदले जो स्वर्ग प्राप्ति की बात करता है, वो स्वर्ग की प्राप्ति, ये सारे के सारी बातें उसे जो बौद्ध धर्म से अलग करती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उसका व्यक्तिगत धर्म बौद्ध हो सकता है, लेकिन उसका धर्म है जो उससे अलग था। अब देखेंगे इसी के बारे में। तथापि धम्म सर्वमान्य आचार तत्व और नैतिक नियमों का समन्वय था तथा धम्म अत्यंत ही सरल, सुबोध, पवित्र, नैतिक तथा व्यवहारिक था, जिससे हर व्यक्ति हर समय उसका पालन कर सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक का जो धर्म है वो सर्वमंगलकारी, सर्वमंगलकारी का मतलब सबके कल्याण के लिए था, सबके अच्छे के लिए था, सबके हित के लिए था, और जिसका वास्तविक उद्देश्य ही था प्राणी मात्र का उद्धार करना, किसी एक व्यक्ति का नहीं या किसी बौद्धों का ही उद्धार करना, ऐसा नहीं था। अब देखेंगे धर्म की क्रियान्विति। अशोक ने धर्म के प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक उपाय किए। इस हेतु अशोक ने न केवल अपने दो धर्म की नीति है अपने युद्ध की नीति का परित्याग किया, अपितु आम जो जन है, जो सामान्य जनता, उसके दुख दर्द की आवश्यकता को समझा और उसके भले के लिए काफ़ी सारे कार्य किए। और उसने अपने नौकरशाहों को तत्काल न्याय देने और लोकहित के कार्य करने हेतु भी पाबंद किया था। ये सारी की सारी बातें सिद्ध करती हैं कि अशोक लोकहित के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और उसको ज़्यादा तवज्जो देता था। अशोक ने सार्वजनिक हित के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिसमें है परिवहन के साधनों का विकास किया, सिंचाई के साधनों का विकास किया, कुओं का निर्माण करवाया, सराय यानी जो धर्मशालाएं उनका निर्माण करवाया।
इन सभी से सार्वजनिक हित के कार्यों का उद्देश्य धम्म के लिए स्वीकार किया। अशोक ने धम्म के उपदेशों को पाषाण यानी पत्थरों पर उत्कीर्ण करवा के ऐसी जगहों पर लगाया जहां आम जन पढ़ सके। तो इससे क्या सिद्ध होता है, ताकि अधिकारी वर्ग उन पर भी अंकुश रहे, वो भी उनके सिद्धांतों का क्या करे, दुरुपयोग नहीं करे, जनता भी जागरूक रहे, ताकि क्या हो, जनता भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे, जनता में विश्वास रहे और अधिकारियों के अंदर डर रहे, और इससे धम्म की अच्छी तरीके से क्रियान्वित हो सके और लोगों का अधिक से अधिक जो जन का कल्याण है वो कल्याण किया जा सके। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए अशोक ने अपने आदेशों को पाषाणों पर यानी बड़े बड़े शिलालेखों, स्तंभों आदि पर उत्कीर्ण करवाया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अशोक ने धम्म को सार्वजनिक यानी सबके लिए सार्वभौमिक यानी सूर्य संसार के लिए क्या कर दिया, बना दिया था, और हिंसा पर प्रतिबंध यानी लोग लगाया, पशु बलि का निषेध किया, जिसका उल्लेख वो अपने प्रथम शिलालेख के अंदर करता है। समान नागरिक संहिता, दंड संहिता के सिद्धांत को उसने क्या की, तवज्जो दी, यानी उसको ज़्यादा महत्व दिया और उसको क्रियान्वित किया। जगह जगह धम्म आयोग भेजे और विदेशों में भी धम्म का प्रचार किया, यानी अपने यहाँ भी और विदेशों को भी, सारे संसार के लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया। धम्म महापात्रों की नियुक्ति की और उसके दायित्वों का प्रतिपादन किया, जिससे जन कल्याण को दृष्टिगत रखा गया था। अब हम देखेंगे अशोक की धम्म की नीति का मूल्यांकन, कि क्या अशोक का धम्म सही था, गलत था, कैसा था, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यद्यपि जो धम्म के मूल सिद्धांत थे वो थे सहिष्णुता, अहिंसा, सदाचार थे, जो कि भारतीय संस्कृति के प्रारंभ से ही मूल तत्व रहे। जो हमने पहली प्राचीन संस्कृति देखी, तो उस हमारी संस्कृति के अंदर ये चीज़ें कोई अशोक ने ली थी तो नई नहीं थी, उसी से ही अशोक ने इसको ग्रहण किया था और वर्तमान में भी उसका महत्व है, और ये हर सर्वयुगीन है और ये प्रारंभ से ही चली आ रही है। अशोक के बाद के सभी शासकों ने इस सिद्धांतों को स्वीकार किया, तथापि जितना समग्र यानी जितना व्यापक रूप से सबको एक साथ में और बड़े पैमाने पर अशोक ने अपनी नीति में इनको फलीभूत किया, उतना बाद के अंदर नहीं फलीभूत हो सका, उनको स्वीकार उन्होंने नहीं किया, और इसके भी कई सारे कारण थे। धम्म नीतियों का अशोक के उत्तराधिकारी उसी रूप में क्रियान्वित नहीं कर सके जिस रूप में अशोक ने किया था। क्यों? क्योंकि धम्म दुर्बल शासकों के लिए नहीं था, ये शक्तिशाली शासक था। जो अच्छे व्यक्तित्व से युक्त वही व्यक्ति, और राजनीतिक अनिश्चितता थी। इसके बाद में कमजोर उत्तराधिकारियों के समय राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, सैनिक दृष्टि से भी राज्य पंगु हो चुका था और सीमाओं की असुरक्षा की हो चुकी थी, विदेशी आक्रमण बढ़ गए थे। इन्हीं कारण फलीभूत नहीं हो सका, क्योंकि धम्म की नीति का क्रियान्वयन शांति काल में ही संभव था और राष्ट्र आंतरिक और बाहरी रूप से युद्धों से पूर्णतया मुक्त हो, और ऐसा उस समय था नहीं, और ये सारी समस्या उस समय उत्पन्न हो गई। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यह है जी, अशोक के बाद में जो परवर्ती शासक आए वो दूरदर्शी नहीं थे, वो अदूरदर्शी थे और अशोक के इस महत्व को समझ नहीं पाए। इसके अलावा अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारी इस अदूरदर्शी पन्ने के न होने के कारण जो धम्म महापात्र और बाकी जो भी अधिकारी थे वो अपने असीमित अधिकारों द्वारा जनता के कार्यों में अवांछनीय हस्तक्षेप करने लगे थे। अशोक ने अपने इन अधिकारियों को बहुत सारे अधिकार दे दिए और इन अधिकारों पर अशोक ने अपने समय तो इसके ऊपर कंट्रोल रखा, लेकिन उसके उत्तराधिकारी इन पर कंट्रोल नहीं रख पाए, और इसी कारण क्या हुआ, जनता के कार्यों में ये अवांछनीय यानी जो न स्वीकार योग्य हस्तक्षेप करने लगे, और सामाजिक तनाव भी ज्यों का त्यों बना रहा, यानी सांप्रदायिक संघर्ष बराबर चलते रहे। और मुख्य समस्या यही है कि अगर सांप्रदायिक तनाव खत्म हो गए तभी ही किसी भी राष्ट्र के अंदर जो शांति व्यवस्था छाएगी, और ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण जो ये समस्या थी वो क्या थी, समस्या व्यवस्था की जड़ों के अंदर नहीं थी। इसी कारण अशोक के बाद इसका दम फलीभूत नहीं हो सका। ये सारे हमने कारण देखे जो धम्म की नीति को फलीभूत यानी आगे नहीं चल पाया, और ये अशोक के साथ ही उसका दम चला गया। तथा भी अशोक की सराहना का पात्र है कि उसने एक पथ प्रदर्शक यानी जो रास्ता दिखाने, एक मार्गदर्शिता की तरह तत्कालीन जो आवश्यकताओं को महसूस किया और धम्म की नीति का प्रासंगिक किया, जो वर्तमान समय के अंदर भी प्रासंगिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी धम्म की नीति का, जो किसके लिए थी, जो सब के लिए थी, धम्म युगीन और जो सभी युगों की आवश्यकताओं के अनुकूल थी। जो अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य में भिन्न भिन्न भाषा भाषी नस्ल समुदाय के लोग थे, जिन्हें एक मंच पर लाने के लिए एक सम्मिलित कार्यक्रम की आवश्यकता थी, और अशोक का धम्म इसी कार्यक्रम का प्रतिबिंब था। और हम बात करें इतिहासकारों में किसने क्या कहा, तो इसमें एक रोमिला थापर ने अशोक के धम्म की तुलना
जो अकबर के दीन इलाही से की, लेकिन इसकी तुलना करना बहुत ही अप्रासंगिक है। अशोक का धर्म बहुत ही सार्वजनिक था, जबकि अकबर का दीन इलाही उसी के साथ समाप्त हो गया था। अब हम देखेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विस्तृत जानकारी हमें इंडिका और अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों से तथा तत्कालीन अभिलेख, जो विशेषकर अशोक के अभिलेख उनसे मिलती है। मौर्य प्रशासन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ये भारत में प्रथम राजनीतिक एकता देखने को मिली तथा सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। कैसा हुआ? सत्ता का केंद्रीयकरण हुआ। उच्च स्तर पर सत्ता का जो संकेंद्रण हुआ। साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता और चरित्र को परखा जाता था, जिससे उपदा परीक्षण कहते थे। यानी जो वर्तमान समय के अंदर जिस टाइप से परीक्षा ली जाती है और परीक्षा लेकर के ही योग्य व्यक्तियों को पदों पर नियुक्त किया जाता है, उसी तरीके से उस समय ये चरित्र और योग्यता की परीक्षा लेकर के ही केंद्रीय प्रशासन में जो मुख्यमंत्री या पुरोहित होते थे उनकी नियुक्ति की जाती थी। अब हम देखेंगे इसमें जो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का ढांचा निम्नलिखित था, जिसमें हम पहला देखेंगे केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च स्थान किसका होता था? राजा का। तो राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु था। महत्वपूर्ण एवं नीति संबंधी निर्णय राजा समय करता। राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की समस्त शक्तियाँ उसी में, यानी राजा सर्वोच्च था, राजा का आदेश ही कानून था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक निरंकुश व्यवस्था पर आधारित था, जिसके खिलाफ किसी से भी अपील नहीं की जा सकती थी। दूसरा हम इसके अंदर देखेंगे मंत्री परिषद। तो राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद, जिसकी नियुक्ति वंश और योग्यता के आधार पर कौन करता था? राजा। और ये जिम्मेदार भी राजा के प्रति होती थी, लेकिन इसकी बात मानना राजा को जरूरी नहीं था, यानी अंतिम निर्णय का अधिकार राजा को था। यानी इसका जो परामर्श यानी क्या होती थी? सलाह को राजा मानने के लिए बाध्य नहीं था। राजा चाहता तो इसकी सलाह मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता। एक आंतरिक परिषद होती जिसे मंत्रिण कहा जाता। ये कैसे? वर्तमान के अंदर जो ऊपर वाले जो मंत्री परिषद आप समझ लो, वर्तमान के अंदर जो भारत के अंदर मंत्री परिषद उसी टाइम, और उसी मंत्री परिषद के अंदर जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके जैसी ये समूह एक था मंत्रिण, जिसमें 3-4 सदस्य होते थे और महत्वपूर्ण विषय पर राजा मंत्रियों से परामर्श करता था। क्योंकि बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र होता था और सारे क्षेत्रों का प्रशासन अच्छी तरीके से देखना, सारी समस्याओं को समझना केवल राजा के बस की बात नहीं थी। इसी कारण वो विभिन्न अधिकारियों द्वारा दिए गए परामर्श पर ही निर्भर था। अगला हम देखेंगे अधिकारी। अधिकारी वर्ग कौन था? जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभी हमने देखी थी मंत्री परिषद। क्योंकि जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने जो अपनी एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में इस मंत्री परिषद को राजा का नेत्र बताया गया। क्या बताया गया? नेत्र, यानी राजा की आंख बताई गई है। और इससे आप समझ सकते हो कि मंत्री परिषद के माध्यम से ही राजा अपने जो प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रखता था। अगला पॉइंट जो हम अभी देख रहे थे अधिकारी, तो शीर्षस्थ राज्याधिकारी जिसकी संख्या 18 थी और जिन्हें क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। यानी जो मंत्री परिषद के अतिरिक्त जो केंद्रीय प्रशासन होता था, प्रशासन व्यवस्था में विभिन्न विभाग होते थे। कैसे? जो केंद्रीय विभाग थे उनके प्रधान थे, उनके प्रधानों को तीर्थ कहा जाता था, या इसको तीर्थ को हम कह सकते हैं महामात्य कहा जाता था इन्हें। तीर्थ या महामात्य की संख्या जो हमने अभी देखी थी कितनी थी? 18 थी। इसके अलावा भी और भी अधिकारी थे। तीर्थ और महामात्य के अलावा अन्य पदाधिकारी थे, जिन्हें क्या कहा गया? अध्यक्ष कहा गया। और ये अध्यक्ष कितने थे? 27 थे, जिनमें कौन कौन है? कोषाध्यक्ष, कर्मांतिक, समाहर्ता, पुरोहित, सेनापति आदि प्रमुख थे। इन सबको अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। और ऐसे अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का वर्णन, जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे। और वे क्या करते थे? आर्थिक गतिविधियों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, माट बाप, कताई बुनाई, खान, वन आदि का नियमन और नियंत्रण, यानी ये सब के सब अलग अलग विभागों के प्रमुख होते थे। और इनको यूनानी लेखकों ने मजिस्ट्रेट की संख्या दी, यानी यूनानी लेखक इन्हें मजिस्ट्रेट के नाम से पुकारते थे। और इन सब का अपना अपना अलग अलग कार्य हुआ करता था।
और इन्हीं कार्य के आधार पर इनके नामों को रखा गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे नगर प्रबंध। जो नगर प्रबंधन है उसका भी वर्णन विशेषकर हमें अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका के अंदर प्राप्त होता है। तो जिसमें इंडिका में वर्णन है कि नगर प्रबंधन हेतु 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। कितनी समितियां होती थी? 6, जो विभिन्न कार्यों, उद्योगों, शिल्प, विदेशियों की जनगणना, व्यापार, वाणिज्य, निर्मित वस्तुओं की देखभाल, बिक्री कर आदि का नियमन व विपणन रखरखाव का कार्य करती थी। यानी जो इसमें पहली समिति होती थी वो औद्योगिक विभाग यानी उद्योग और शिल्प से संबंधित कार्य करती थी, ये पहली समिति। दूसरी समिति थी वो विदेशियों की देखभाल, जो विदेशियों की देखभाल ये दूसरी समिति करती थी। जबकि तीसरी समिति थी वो जनगणना से संबंधित कार्य करती थी, जनगणना या जन्म मृत्यु का पंजीकरण। जो चौथी समिति थी वो व्यापार वाणिज्य से संबंधित कार्य करती थी। और जो पांचवी समिति है वो क्या करती थी? निर्मित वस्तुओं की देखभाल यानी काला बाजारी को रोकने का कार्य करती थी। और जो छठी समिति है वो बिक्री कर से संबंधित कार्य करती थी। इस प्रकार ये 6 समितियां और 5-5 सदस्य और कुल मिलाकर इसमें 30 सदस्य इसमें होते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार जो नागरिक नगर प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता था, यानी जो नगर का प्रशासन है वो चलाने वाला मुख्य व्यक्ति नागरिक कहलाता था। और जिसकी सहायता कौन करते थे? अध्यक्ष, गोप और स्थानिक उसकी सहायता कर्मचारी होते थे। इनकी सहायता से ये अपना प्रशासन चलाया करता था। नेक्स्ट हम देखेंगे सेना। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था उस समय और वर्तमान में भी सेना किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है। जो कौटिल्य ने सप्ताह सिद्धांत बताया उसमें से सेना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति हुआ करता था और वही सभी सेनाओं के ऊपर कंट्रोल और नियंत्रण रखा करता था। और सेना की जैसे अभी हमने देखा वैसे ही सेना की क्या होती थी? 6 शाखाएं होती थी। जो कौन सी होती थी? क्रमश पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात और नौसेना, इस टाइप। और हर समिति के अंदर 5-5 सदस्य होते थे और वो इन सब की क्या करती थी? देखभाल किया करती थी। जबकि कौटिल्य अर्थशास्त्र में चतुरंग बल सेना को मुख्य, चतुरंग बल के अंदर 4 प्रकार के, जिसमें पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना और रथ सेना, इस तरीके के उसने सेना के 4 प्रकार के अंग बताए। और नायक युद्ध क्षेत्र के अंदर सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। तो इस तरीके के हर व्यक्ति का अलग अलग काम होता था। लेकिन इस सैन्य प्रशासन का जो सर्वेसर्वा है वो कौन होता था? सम्राट होता था। विभिन्न अधिकारी, जैसे प्लिनी भी सैन्य व्यवस्था के बारे में वर्णन करता है। प्लिनी कहता है कि मौर्यों के पास 6 लाख पैदल, 30,000 अश्व सेना, 9,000 हस्ती सेना, 800 रथ थे। और प्लूटार्क तो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। ऐसी जस्टिस कहता है कि 6 लाख की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जम्बूद्वीप को रौंद डाला। तो ये सभी अलग अलग प्रकार की जो समितियाँ थी उनसे संबंधित कार्य करती थी। और जो अलग अभी हमने जो देखा ये समितियाँ 6 प्रकार की थी और 6 समितियों के अभी हमने कार्य देखे। और वैसे ही कार्य जैसे हम बात कर लें प्रथम समिति, तो प्रथम समिति कैसी थी? जल सेना यानी कैसे? नौसेना से संबंधित इसकी व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति वो कैसा कार्य करती थी? सामग्री की व्यवस्था करना, यातायात और रसद सामग्री आदि की ये व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति वो पैदल सेना की थी। कैसी थी? पैदल सेना से संबंधित कार्य करती थी। चौथी समिति थी अश्व सेना से संबंधित। पांचवी समिति थी हाथी सेना से संबंधित, जिसे गज भी कहते हैं। और जो छठी समिति वो रथ सेना से संबंधित व्यवस्था की देखभाल किया करती थी। अब हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य के अंदर जो कैसे गुप्तचर व्यवस्था थी उस व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करें। तो गुप्तचर व्यवस्था किस टाइप की थी? गुप्तचर किसी भी प्रशासन की रीढ़ होती है। जिस राज्य का प्रशासन उतना ही व्यवस्थित चलेगा जितनी अच्छी वहाँ की गुप्तचर व्यवस्था होगी। तो प्रशासन तंत्र के साथ साथ गुप्तचर्या का विस्तृत जाल बिछाया गया, जो मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों तो क्या करते थे? नियंत्रण रखते थे। गुप्तचरों को संस्था और संचार कहा जाता। संस्था कैसी? जो गुप्तचर स्थायी रूप से एक ही जगह टिककर यानी एक ही जगह रहकर गुप्तचरी करते थे
उन्हें तो संस्था कहा जाता था। और ऐसे गुप्तचर जो बराबर अपना स्थान बदलते थे, यानी गतिशील रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, उन्हें संचार कहा जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो गुप्तचर राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने आदि सभी कार्यों के लिए काम आते थे। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था थी मौर्य प्रशासन के अंदर न्याय व्यवस्था। धर्म, व्यवहार, चरित्र, राजशासन, न्याय संहिता के स्रोत थे, यानी इनके आधार पर न्याय किया जाता। जैसे वर्तमान के अंदर संविधान के आधार पर संविधान या कानूनों को लिपिबद्ध किया गया है, वैसे उस समय ये कानून थे। व्यवहार है, धर्म है, चरित्र है, राजशासन, न्याय संहिता, इनके आधार पर न्याय किया जाता। न्यायालय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते थे, धर्मस्थली और कंटक शोधन, जिनके कार्य भी है दीवानी और फौजदारी मामले ये सुलझाया करते थे। और न्यायपीठ पद्धति भी विद्वान थी, जो वर्तमान समय के अंदर भी है, यानी तीन कितने न्यायाधीश, दो प्रकार के न्यायाधीश होते थे। इन न्यायाधीशों के जो न्यायालय होते थे, इनमें तीन न्यायाधीश बैठ करके न्याय किया करते थे। और वर्तमान में भी जो जैसी पद्धति बहुमत के आधार पर निर्णय किया जाता है, वैसे ही इसमें भी बहुमत के आधार पर न्यायाधीश अपना मत देते थे और उसी आधार पर न्याय किया जाता था, जिसमें राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, यानी किसी से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता था, अंतिम अपील राजा के पास में की जाती थी। राज्यों के, व्यवहारिक के आदि भी न्यायिक अधिकारी थे। संग्रहण, दौड़मुख, स्थानीय, जनपद स्तर के भी न्यायालय होते थे। ये विभिन्न जो छोटी छोटी प्रशासनिक जो इकाइयाँ होती थी, उन इकाइयों के मुखिया भी क्या करते थे, न्याय करते थे। जैसे संग्रहण की बात आई तो ये 10 गांवों का समूह होता था, इसका प्रमुख संग्राहक कहलाता था। जबकि द्रोणमुख, ये जो द्रोणमुख है ये 400 गांवों का प्रमुख होता था। और जो इसके बाद है स्थानीय, ये 800 गांवों का प्रमुख होता था। फिर जनपद है, ये 1600 गांवों का प्रमुख होता था। और इसके प्रमुख अधिकारी भी अपने अपने न्यायालय के द्वारा न्याय प्रदान किया करते थे। यानी वर्तमान के अंदर भी जो एक न्यायालय का क्रम है, जो सीढ़ीदार क्रम है, वैसे ही यानी जो पद सोपान व्यवस्था है, वैसे ही यानी न्यायिक व्यवस्था के अंदर पद सोपान व्यवस्था पाई गई थी। और जिसमें सर्वोच्च स्तर पर राजा का न्यायालय होता था। और दंड व्यवस्था क्या होती थी, अत्यंत ही बहुत ही कठोर दंड व्यवस्था होती थी, जिसमें अंग भंग तक की सजा, मृत्युदंड आदि दिए जाते थे। हालांकि इस दंड व्यवस्था सबके लिए एक समान नहीं थी, यानी ब्राह्मणों को कम और शूद्रों को अधिक दंड दिया जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी राजस्व प्रशासन। तो समाहर्ता नामक जो विभाग का प्रमुख अधिकारी वो राजस्व से संबंधित होता था। राजस्व के लिए दुर्ग, राष्ट्र, वज्र, सेतु, वन, खाने, आयात निर्यात आदि राजस्व प्राप्ति के क्या थे, मुख्य स्रोत थे। और इनसे क्या होता था, जो राज्य की आय में वृद्धि होती थी। और शनिदाता राजकीय कोष का क्या होता था, मुख्य अधिकारी हुआ करता था। इसमें देखो कुछ शब्द है, जैसे दुर्ग क्या है, अब राजस्व से संबंधित दुर्ग क्या है, तो इसके अंदर जो शहरी क्षेत्रों से जो कुल राजस्व आता था वो दुर्ग कहलाता था। और जो कुल राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों से आता था वो राष्ट्र कहलाता था। इसी प्रकार ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो राज्य को कर प्राप्त होते थे, उन करों को अलग अलग नाम से जाना जाता था, जिसमें वन, खाने, आयात निर्यात आदि से जो राज्य की आय है वो आय प्राप्त होती थी। अब देखेंगे जन उपयोगी कार्य। तो मौर्य प्रशासन में जनोपयोगी सेवाओं में सिंचाई है, सड़कें, सराय, शिक्षा आदि को महत्व दिया गया, यानी इन पर राज्य बहुत ही ध्यान देता था, जिनकी व्यवस्था विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी करते थे। अगला देखेंगे प्रांतीय प्रशासन। प्रांतों के अंदर प्रशासन किस टाइप का था, तो साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित, जिसका प्रमुख राजकुमार होता था, या जिसे आर्यपुत्र कहा जाता था, जो मंत्री परिषद के अमात्यों के माध्यम से शासन संचालित करता था। और 4 प्रमुख प्रांत कौन से थे, उत्तरा प्रांत, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला, दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, अवंतीपथ, जिसकी राजधानी उज्जैनी, और मध्य प्रांत, जिसकी राजधानी कौन सी थी, जिसे मध्य या कहो प्राच्य या प्राची, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसके अधिकारी कुछ महापात्र, अमात्य आदि कौन थे, प्रांतीय अधिकारी थे, जो धर्म और उनसे संबंधित जो अन्य कार्य उन कार्यों को देते थे। प्रांतों को आहार या विषय में
बांटा गया, जो किसके अधीन थे, विषयपति के अधीन थे। इस तरीके से अलग अलग प्रांतों का विभाजन किया गया। हालांकि अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी और 5वां प्रांत बनने वाला कौन था, कलिंग था। और जिनमें से इन अधिकारियों की नियुक्ति ज़्यादातर राजकुल के संबंधित व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जाती थी, लेकिन कभी कभी योग्यता के आधार पर भी प्रांतों के राज्यपाल की नियुक्ति कर दी जाती थी। अगला हम देखेंगे जनपद व ग्रामीण। जनपद व ग्रामीण स्तर पर प्रशासन किस टाइप का था, तो जनपद स्तर पर प्रदेष्टा, राजयुक्त, युक्त नामक अधिकारी होते थे जो भूमि, न्याय, लेखों आदि का दायित्व करते थे। ग्रामीण के ग्राम स्तरीय जो अधिकारी होता था ये ग्राम का प्रमुख होता था और गोप स्थानीय जनपद और गांवों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता था। तो इस प्रकार जो पूरा मौर्य प्रशासन है वो एक दूसरे की कड़ी के माध्यम से जुड़ा हुआ था और इसी कड़ी के द्वारा ये प्रशासन बहुत ही अच्छी तरीके से संचालित होता था। इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन का एक केंद्रीयकृत व्यवस्था थी। जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं भी क्या संस्थाएं या प्रथाएं जो क्या वो नगण्य थी। गुप्तचर सार्वजनिक और व्यक्तिगत मामलों में क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप किया करते थे और नौकरशाही को भी विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। इसी कारण अंत में जाकर के मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया था, पतन हो गया था। उसी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जो ये वाला लाइन है, नौकरशाही को जो विस्तृत अधिकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसमें बाद में अमात्य, प्रादेशिक आदि अधिकारियों ने जनता के अंदर जो अवांछित हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। इसी कारण मौर्य साम्राज्य पतन की ओर चला गया। अब देखेंगे अशोक के प्रशासनिक सुधार। हालांकि अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासन व्यवस्था का अनुसरण किया, यानी वैसा ही चलने लगे, लेकिन उसने अपने विचारों के अनुसार कुछ नीतियों और उद्देश्यों को क्रियान्वयन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी उसने किए। उन परिवर्तनों को हम देखेंगे, वो परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक ने प्रजा को अपनी संतान बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और राजा के कर्तव्य के रूप में सर्वलोक हित व सबका हित और पराक्रम को रखा, जिसका उल्लेख उसके चौथे स्तंभ लेख तथा कलिंग पृथक लेख के अंदर भी प्राप्त होता है। चौथे स्तंभ लेख और कलिंग के जो पृथक अलग से। इसके अलावा राज्यों के युक्त और प्रादेशिक नामक ये भी अधिकारियों की नियुक्ति की जो न्याय, भूमि और लेखा संबंधी से संबंधित कार्य करते थे। जिन इसके अलावा 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महापात्र पद का भी सर्जन किया और यही बाद में चल कर के प्रशासन के अंदर बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप करने वाला हो गया, जिसका कार्य विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य और अकांड दंडित जो दंडितों के परिवारों की सहायता करना था। अशोक ने ऐसी व्यवस्था की जिससे हर समय हर जगह राजा के पास जनता के सुख दुख एवं समस्याओं की खबर पहुंच सके। इस हेतु अशोक ने किसकी नियुक्ति की, प्रतिवेदकों की नियुक्ति की, और जिसका उल्लेख वो सट्टे शिलालेख में मिलता है। और उसमें अशोक प्रतिवेदकों को कहता है कि मैं कहीं भी हूँ, हर समय मेरे पास हर खबर पहुँचाई जाए, चाहे मैं रसोई घर में हूँ, चाहे मैं शयन कक्ष में सो रहा हूँ, चाहे मैं घोड़े पर सवार हूँ, हर समय मुझे रात हो या दिन, हर समय मेरे पास जनता के से संबंधित दुख दर्द या समस्याएं पहुंचाई जाएं। अब देखेंगे न्यायिक व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए अशोक ने 26वें वर्ष में राजकुओं को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार प्रदान किए और यही अधिकार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हो रहे, जिनका उल्लेख उसने चौथे स्तंभ लेख में मिलता है। अशोक ने दंड विधान को भी क्या बनाया, उदार बनाया और अमानवीय यातनाओं को क्या किया, उसने समाप्त किया। अभिषेक दिवस यानी जिस दिन उसका राज्याभिषेक हुआ उसने बंदियों को मुक्त किया, जिसका उल्लेख वो 5वें स्तंभ लेख में मिलता है। वैसा वर्तमान समय में भी सरकारें लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी करती है। और मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिन का अतिरिक्त समय पछतावा हेतु दिया, जिसका उल्लेख भी वो 6वें स्तंभ लेख में किया। इस तरीके से उसने व्यवस्था को जनहितकारी और दया सहिष्णुता पर आधारित उसने बना दिया था। उसके अहिंसापरक सुधारों के कारण अशोक ने युद्ध की नीति को त्यागा। जहाँ तक संभव हुआ उसने हिंसा नहीं करने की आज्ञा दी और समाजों पर भी प्रतिबंध लगाया, लेकिन जहाँ जरूरी हुआ वहाँ पर हिंसा हुई और जिस पर इसने भी न्यायोचित माना। अशोक ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा
पर जोर दिया था और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए चिकित्सा, सड़कें हैं, जो वृक्ष हैं, कुएं, वृक्षारोपण आदि पर बल दिया तथा ग्रामीण विकास को उसने विशेष प्राथमिकता दी। इसके अलावा स्त्री अध्यक्ष, व्रजभूमि अध्यक्ष, महापात्र, नगर व्यवहारिक, अंत महापात्र आदि की नियुक्ति कर्मश की, यानी स्त्राध्यक्ष स्त्री से संबंधित, व्रजभूमि अध्यक्ष पशुओं से संबंधित, महापात्र न्याय से संबंधित, नगर व्यवहारिक और अंत महापात्र। अंत महापात्र किसके लिए थे? ये जो सीमावर्ती है क्षेत्र उनसे संबंधित थे। इन नियुक्तियों के माध्यम से अशोक ने प्रशासन को किससे जोड़ा? आम जनता से। ये जो आप आकृति देख सकते हो प्रयाग का स्तंभ अभिलेख है और इस साइड में जो अमरावती मूर्ति शिल्प में यहाँ पर ये अशोक खड़े हैं ये वाले, और ये है आपका जो स्तंभ लेख है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। कभी जाओ तो आप वर्तमान में भी इसे देख सकते हो। अशोक ने दम का आविष्कार करके राजा, प्रजा और नौकरशाही के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संहिता उन्होंने तैयार कर दी थी और एक जिससे सभी के अंत संबंधों के अंदर प्रगाढ़ता आई और अशोक ने वैदेशिक नीति को भी समसामयिक यानी तत्कालीन समय के अनुसार बना दिया। इस प्रकार अशोक ने प्रचलित मौर्य प्रशासन को और अधिक दक्ष और सक्षम बनाया था। तो इस तरीके से हमने देखा मौर्य प्रशासन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वर्णन था उसे देखने का प्रयास किया था। और इसके अलावा मैंने वीडियो के प्रारंभ के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी, यानी इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे महापद्म नंद।